नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। अजब एमपी में गजब कुछ न हो, ऐसा कब हो सकता है? शपथ के बाद अब मोहन कैबिनेट में मंत्री के विभाग को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुछ दिन पहले हुई शपथ की, जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रामनिवास रावत को मोहन कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। शपथ के बाद भी अभी तक विभाग नहीं दिया गया है। चर्चाओं की माने तो कैबिनेट में इस बात की सहमति नहीं बन पा रही है कि उन्हें कौन सा विभाग दिया जाए। रावत के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव ने आपत्ति जताई थी। तो करेंगे इस खबर पर पूरे विस्तार से चर्चा, पर पहले जान लेते हैं क्या है इस खबर की बड़ी बातें। बड़े विभाग पहले से ही बीजेपी के मंत्रियों के पास हैं, तो मंत्रिमंडल में जो बड़े विभाग है वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के पास है। तो वहीं अटकलें ये भी है कि नए सिरे से मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा। जातिगत समीकरण को साधा जा सकता है। जब ये नया विस्तार होगा तो हो सकता है इसमें कि जातिगत जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश करेगी। कई सीनियर विधायक मंत्री बन सकते हैं, इसके भी आसार है। जो वरिष्ठ नेता हैं, जो वरिष्ठ विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जो सीएम मोहन यादव के पास हैं। साथ ही रामनिवास रावत को मंत्री पद की शपथ लिए 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई विभाग नहीं है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ मामला है जिसके बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश की गलियों में, मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियों में चर्चा बना हुआ है। तो देखा आपने किस तरह से मध्य प्रदेश में चर्चाओं का बाजार अब गर्म है और किस तरह से अब इस पूरे मामले पर बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने तर्क हैं। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है कांग्रेस के और बीजेपी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अवसाद के दौर से गुजर रही है अभी, और आने वाले भविष्य में शायद अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि उन्हीं के कई नेता हैं। गोपाल भार्गव को ले लें, जो कह रहे हैं कि मुझ में क्या कमी थी, मैं इतने दिनों से विधायक हूँ, मुझे मंत्री नहीं बनाया। कई लोग विधानसभा में भी ये बातें हास परिहास में बोल चुके हैं, और ये गुटबाजी जो है आने वाले समय में चरम पर दिखेगी। खैर, ये बीजेपी का अपना आंतरिक मामला है कि उनको किसको दरी बिछवानी है, क्योंकि उनके जो सालों से कार्यकर्ता हैं वो दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, और अभी भी उनको काफ़ी उम्मीद थी कई मंत्रियों को, विधायकों को, कि क्या करना है। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व का क्या होगा और उनके अंदर खाने किस तरीके से खींचतान होगी। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ये निर्णय करने वाली कोई नहीं होती कि हमारे यहाँ मंत्रियों के पद का जो बंटवारा होगा वो किसको होगा और कैसे होगा। ये हमारी पार्टी का, हमारे संगठन का निर्णय है कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, कौन सा विभाग दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर रामनिवास रावत जी की बात करें या फिर कमलेश्वर शाह जी की बात करें, तो वो कांग्रेस पार्टी से आए हुए हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, और उनकी कार्य क्षमताओं अनुसार हमने भारतीय जनता पार्टी में उन्हें स्थान दिया है, उन्हें पद दिए हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस पर टिप्पणी करना बंद कर दे, वो अपनी आंतरिक कलह को शांत करने पर ध्यान दे। भारतीय जनता पार्टी संगठन जानता है कि किस कार्यकर्ता की क्या कार्य क्षमता है, और उसके अनुसार ही पद और जो भी मंत्री का विभाग है वो उन्हें दिया जाता है। तो सुना आपने कि अब शपथ पर सियासत के बाद मंत्री के विभाग पर सियासत शुरू हो चुकी है। और अब ताजा अपडेट के लिए चलते हैं हमारे विशेष संवाददाता प्रखर जैन के पास। प्रखर से हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो मामला है, किस तर्ज पर विस्तार होना है और विस्तार में क्या कुछ होना है। तो चलिए प्रखर, हमारे साथ सहयोगी सीधे जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। प्रखर, फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय हुआ है, क्या कुछ आसार लग रहे हैं कि जब विस्तार होगा तो जो विभागों का जो बंटवारा है उसका तर्ज क्या होगा, उसके आधार क्या होंगे? प्रखर। अटकलें काफी तेज हुई हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उपचुनाव हुए हैं, खासतौर पर अमरवाड़ा यानी कि कमलनाथ के पुराने गढ़ छिंदवाड़ा के अंदर जब बीजेपी सेंधमारी करने में सफल रही है, तो ऐसे में तीसरे विस्तार की चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। अटकलें ये इसलिए भी लगाई जा रही है कि जिस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिला है कि जो दल बदल करके जो विधायक बीजेपी में आते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पार्टी जो मंत्री पद से सुशोभित करती हुई नजर आती है। चाहे बात की जाए सिंधिया के साथ आए हुए 22 विधायकों की, जिनमें से महज कमलनाथ सरकार में 8 मंत्री थे, लेकिन जब शिवराज सरकार बनी दूसरे कार्यकाल में, तब वो 8 की संख्या सिंधिया समर्थकों की बढ़कर डबल डिजिट में पहुंच गई। इस समय भी अगर मोहन कैबिनेट की बात करें तो 3 विधायक जो सिंधिया समर्थक है वो मंत्री हैं। रामनिवास रावत को भी अगर उसमें गिना जाए तो 4 ऐसे विधायक मंत्री हैं जो कांग्रेस से दल बदल करके आए थे। ये हमें लगातार पैटर्न हमें देखने को मिला, और इसी लिहाज से अगर कहा जाए तो जब अमरवाड़ा जीता और इसके अलावा
जब बीना की भी बात करें, बीना में भी दल बदल हुआ था, जिसके बाद वहां पर उपचुनाव होना है। रामनिवास रावत उपचुनाव के पहले ही मंत्री बना दिए गए, तो कहीं ना कहीं 2 नए मंत्री जो है अगले तीसरे विस्तार में बनाए जाने की अटकलों पर जो है काफी जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। हालांकि पार्टी संगठन में भी अगर बात की जाए तो कुछ इसी तरीके की चर्चाएं लगातार जो है वो जोर पकड़ रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मौजूदा मंत्रिमंडल की स्थिति है, 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें से 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में 32 इस समय मौजूदा मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। ऐसे में 3 जो है रिक्त पद हैं, लेकिन अगर कहा जा रहा है कि 2 से 3 खाली जो मंत्रिमंडल की सीटें हैं वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बचा सकते हैं आने वाले दिनों में, जब कभी इमरजेंसी में कभी इस तरीके के विस्तार करना पड़े, उसके लिए कुछ सीटें बचाई जा सकती है। तो ऐसे में तीसरे मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कुछ नेताओं की, कुछ मंत्रियों की मौजूदा कैबिनेट से छुट्टी की भी चर्चाएं जो है वो तेज हो रही है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि अमित शाह जब लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी की रणनीति तय कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था, ये ताकीद दी थी तमाम मंत्रियों को कि किसी भी तरीके की कोताही इस बार चुनाव में ना बढ़ती जाए, खासतौर पर जो वोटिंग परसेंट है वो बढ़ाया जाए। अगर नहीं बढ़ता है तो उस हिसाब से पार्टी रिव्यू करेगी और उसके बाद संगठन जिम्मेदारियां तय करेगा। इस लिहाज से भी ये तीसरे कैबिनेट प्रखर आपने पैटर्न की बात की, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर पैटर्न क्या होगा, आधार क्या होगा जब विस्तार होगा। लेकिन बात ये चल रही है कहीं ना कहीं इस विस्तार को एडजस्टमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये जो एडजस्टमेंट कर रही है कैबिनेट, जो मोहन यादव की जो कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है, वो जो एडजस्टमेंट करने के पीछे लगी हुई है, ये उनकी मजबूरी है या पार्टी की मंजूरी है? ये बड़ा सवाल है प्रखर। देखिए राघवेंद्र, मजबूरी हो या पार्टी की मंजूरी हो, ये बिल्कुल तय है कि दोनों ही कंडीशन में पार्टी को, इन नेताओं को संतुष्ट करना ही पड़ेगा। ये तय जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि अगर देखिए केवल विधायकी की बात होती तो विधायक तो ये तीनों नेता कांग्रेस पार्टी में भी थे। रामनिवास रावत अकेले की बात की जाए तो रामनिवास रावत का जिस तरीके का रुतबा कांग्रेस पार्टी में था, वो शायद ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो दिखाई दे। क्योंकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी में कैडर बेस्ड पार्टी होती है, साथ ही संगठन के जो नेता है, संगठन से जुड़े हुए नेता हैं, वो हमेशा सर्वोपरि दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो इन नेताओं को एडजस्ट करना, इनको संतुष्ट करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम जो है वो साबित होने वाला है। और इसीलिए अगर बात की जाए तो इन विधायकों को जब ये दल बदल करके आए तो 2 चीजें देखने को मिलती है। उपचुनाव में भी यही नेता लड़ेंगे, जब बात की जाए विजयपुर सीट की बात की जाए या फिर अमरवाड़ा की बात की जाए या फिर बीना में जब इस्तीफा होगा उसके बाद उपचुनाव की बात की जाए, तो बिल्कुल ये लगभग तय है कि यही नेता जो है वहां से चुनाव लड़ेंगे। जो हमने अमरवाड़ा में भी देखा, कमलेश शाही चुनाव लड़े। तो ऐसे में विजयपुर और बीना को लेकर भी कुछ इसी तरीका है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो एडजस्ट करना, संतुष्ट करना, ये सबसे अहम जो है वो इस समय पार्टी के लिए है। क्योंकि जिस तरीके से इन नेताओं को पार्टी ने दल बदल कराकर लाई थी, तो कहीं ना कहीं इन नेताओं को पार्टी के अंदर एडजस्ट करना और संतुष्ट करना ये अहम होगा। नहीं तो कई सारे जो है विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। और यही स्ट्रेटेजी हमें लगातार भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिली, चाहे सिंधिया के साथ जो विधायक आए हो उनकी बात करें या फिर बीते लोकसभा चुनाव के दरमियान जो नेता आए हैं पार्टी में, विधायक आए हैं, उनके साथ बात की जाए, या उसके पहले भी लगातार जो दल बदल हुए हैं। तो ऐसे में पार्टी ने तमाम नेताओं को उनके पद और उनके कैडर के अनुसार कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन में एडजस्ट किया हो, चाहे निगम मंडल हो या फिर संगठन के दायित्व हो या फिर मंत्रिमंडल ही क्यों ना हो। ऐसे में कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने परहेज नहीं किया है और कुछ उसी तरीके की कंडीशन एक बार फिर देखने को मिल रही है। जी तो प्रखर, ऐसा प्रतीत हो रहा है, देखिए मध्य प्रदेश से भी ये चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो वरिष्ठ नेता है, वो कहीं ना कहीं इस एडजस्टमेंट से नाराज नजर आ रहे हैं। गोपाल भार्गव का जिस तरह से बयान आया प्रखर, वो कह रहे थे कि मैं 15,000 दिनों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, नेता हूं, लेकिन क्या मजबूरी रही कि हमको ठुकराकर, हमें पीछे रखकर रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। देखिए अक्सर ऐसा होता है प्रखर कि आप अपने घर में किराएदार को जगह तो देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद अगर अपने घर वालों को भूल जाते हैं तो घर वाले कहीं ना कहीं बगावत करने पर उतर जाते हैं, और जब वो बगावत करते हैं तो उस घर के आधार को हिला डालते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के परिवेश में और परिप्रेक्ष्य में ऐसा देखने को मिल रहा है क्या?
देखिए राघवेंद्र, बिल्कुल गोपाल भार्गव का आपने जिस तरीके से जिक्र किया, जरूर वो सबसे सीनियर विधायक हैं, जो तमाम 163 बीजेपी के हो या फिर तमाम जो कांग्रेस के भी विधायक हो, यानी 230 विधायकों में अगर देखा जाए तो गोपाल भार्गव सबसे सीनियर विधायक हैं। 9 बार से लगातार वो विधायक हैं, कई दफा वो मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन जब इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में सरकार बनाई डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में, ये बिल्कुल साफ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी पीढ़ी परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रही है। कुछ यही हमने लगातार मंत्री परिषद का जब गठन हुआ पहली दफा, जो तमाम मंत्री बनाए गए उनमें भी देखे अगर तो एक पीढ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। गोपाल भार्गव हो, भूपेंद्र सिंह हो या फिर तमाम ऐसे नेता हैं जो काफी सीनियर नेता थे, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि अटकलों में था कि इनको जो है मंत्रिमंडल में जगह जरूर मिलेगी, लेकिन उन्हें साइडलाइन करते हुए पार्टी ने युवा नेतृत्व को आगे किया। चाहे राजेंद्र शुक्ला की बात करें, नरेंद्र शिवाजी पटेल जैसे पहली बार के विधायक की बात करें, इन तमाम तरीके की तमाम नेताओं को जगह दी गई मंत्रिपरिषद में, यानी कि पीढ़ी परिवर्तन का संकेत वहां से हो गया था। लेकिन रामनिवास रावत की अगर बात करें तो ये केवल सीनियरिटी के फैक्टर पर मंत्री नहीं बनाए गए हैं, ये भी बिल्कुल तय जो है वो ये बात यहां पर दिखाई देती है, क्योंकि रामनिवास रावत को लोकसभा चुनाव में दल बदल करने का और भारतीय जनता पार्टी जो तमाम जो 7 लाख कार्यकर्ताओं को और नेताओं को कांग्रेस से कन्वर्ट कराया था, उनको जो है पार्टी में एडजस्टमेंट और पार्टी में उन्हें एक तरीके से अगर बात की जाए तो उन्हें संतुलित करने, उन्हें संतुष्ट करने के लिए इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। ये भी तय है, यहाँ पर जो सीनियरिटी वाला फैक्टर है वो यहाँ काम करता हुआ नहीं दिखाई देता। इसलिए गोपाल भार्गव का जो बयान है और रामनिवास रावत की मंत्रिपरिषद में नियुक्ति है, ये दोनों बिल्कुल अलग करके देखा जाना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरीके से इन नेताओं को मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया गया है, कई वरिष्ठ विधायक इससे असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जब तीसरे मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ चर्चा कर रही है तो ऐसी चीजों, इन नेताओं के बारे में भी कहीं ना कहीं वो सोचती हुई दिखाई देगी। यानी कि जो परफॉर्मेंस वाला फैक्टर जो हम लगातार बात कर रहे थे कि अमित शाह भी जो फॉर्मूला देकर गए थे, उसके तहत भी जब अगर पूरा मंत्रिमंडल के अंदर जब परफॉर्मेंस रिव्यू होगा तो कहीं ना कहीं ये गुंजाइश भी है कि कांग्रेस से दल बदल करने वाले नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक वरिष्ठ नेताओं को भी मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जा सके। इस तरीके के फॉर्मूले पर भी भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव विचार कर सकते हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार और किसे मंत्रिमंडल में जगह देनी है नहीं देनी है, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। तो ऐसे में कहीं ना लेकिन प्रखर इस एडजस्टमेंट में एक नाम बहुत तेजी से सामने उभर कर और निकल कर सामने आ रहा है कि क्या अमरवाड़ा पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की निगाहें थी, अमरवाड़ा ने जिस तरह से जीत का जो जश्न है वो भारतीय जनता पार्टी के दामन में उपचुनाव के नतीजों के बाद दिया है, तो क्या अमरवाड़ा से कमलेश शाह जो हैं उनके नाम को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फ्रंट पे रखेगी? क्या इस एडजस्टमेंट में क्या ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं? देखिए राघवेंद्र, बिल्कुल छिंदवाड़ा पूरे अगर जिले की बात की जाए, 7 विधानसभाएं वहां पर जो है 7 सीटें विधानसभा की छिंदवाड़ा जिले में आती हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ, बाकी प्रदेश से बीजेपी को एक तरफा बहुमत हासिल हुआ, लेकिन छिंदवाड़ा की 7 सीटें कांग्रेस के हाथ में गई। कमलनाथ का कहीं ना कहीं ये प्रभाव माना गया था। लेकिन अगर बात की जाए तो इसीलिए वहां छिंदवाड़ा पर हमने लोकसभा में भी विशेष फोकस देखा। अमरवाड़ा से जब तोड़ा गया कमलेश शाह को तो उन्हें दोबारा से चुनाव लड़ाया गया और इसीलिए अगर कहा जाए छिंदवाड़ा पूरे जिले पर एक पैनी नजर रखते हुए एक रणनीति के तहत कमलेश शाह के नाम पर जरूर चर्चाएं अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल उसी फॉर्मूले पर जिस फॉर्मूले पर रामनिवास रावत को मंत्री बनाया गया, उसी फॉर्मूले पर जिस फॉर्मूले पर गोविंद सिंह राजपूत हो या फिर प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, ये तमाम नेताओं को जो है मंत्री लगातार बनाया गया। हालांकि इस मंत्रिमंडल की अगर बात करें, इस मंत्रिमंडल की और पिछला जो शिवराज 2.0 का मंत्रिमंडल था, कंपैरेटिवली अगर बात करें तो दल बदल करके जो मंत्री बने उन नेताओं की संख्या कम है, लेकिन इस मंत्रिमंडल में भी दल बदलुओं को मंत्री बनाया गया था। कहीं ना कहीं फैक्टर वही है कि उन नेताओं को भी संतुष्ट किया जाए और पार्टी से बगावती सुर में ये ना उतर आए, इसीलिए इन नेताओं को एडजस्ट किया गया था। कहीं ना कहीं कमलेश शाह को भी भारतीय जनता पार्टी अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो छिंदवाड़ा के लिए है उसके तहत मंत्री जो है वो बनाती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि तमाम फॉर्मूले पर चर्चा
मंथन जो है पार्टी संगठन और मुख्यमंत्री के बीच लगातार जारी है। आज जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली भी जा रहे हैं तब भी यही चर्चाएं तेज है कि कमलेश शाह हो या फिर रामनिवास रावत हो, उनको मंत्रिमंडल में क्या जगह दी जाए, उसको लेकर ही चर्चाएं जो है वो ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जब दिल्ली भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कांग्रेस पार्टी से दल बदल करके नेता आए हैं उनको पार्टी प्रखर भारतीय जनता पार्टी और ये विस्तार, मंत्रिमंडल का विस्तार कहीं ना कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब विस्तार करती है, हमने पहले भी देखे हैं कि वो कहीं ना कहीं हर समीकरण को साधने की कोशिश करती है। रामनिवास रावत के नाम पर भी मुहर शायद इसलिए भी क्या लग रहा है कि वो एक ओबीसी का बड़ा चेहरा है, एक बड़ा वोट परसेंटेज है उनके पास, वो कहीं ना कहीं एक जाति के लिए बहुत बड़ा स्टैंड रखते हैं, उनके पीछे वो मैन पावर है, वो वोट पावर है, वोट बैंक है। क्या इस वजह से भी और क्या इस बार विस्तार में जातीय समीकरण साधने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए राघवेंद्र, अब जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था विधानसभा चुनाव के बाद, उस या फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई थी, यानी कि विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ था, तमाम जातीय समीकरणों के आधार पर वो अगर उस मंत्रिमंडल को, उस मंत्रिपरिषद को अगर उस कसौटी पर रख के देखे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन तमाम फॉर्मूले पर काम किया था। चाहे डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना हो, जहां से 2 समीकरण साधे थे पार्टी ने, मध्य प्रदेश के लगभग 50% जो ओबीसी आबादी है उसको भी साधा था, यूपी और बिहार के लिहाज से यादव चेहरे को भी यहां पर फेस बनाया था। वहीं अगर बात की जाए मंत्रिमंडल के अंदर ही अगर बात की जाए तो चाहे ओबीसी वर्ग हो या फिर ब्राह्मण हो या फिर तमाम अन्य वर्ग हो, उनको भी साधने की कवायद हमें देखने को मिली थी। जिसमें हम सबसे पहले अगर देखें तो जो शपथ ग्रहण समारोह ही हुआ था उस समय 3 नेताओं ने शपथ ली थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो ओबीसी और यादव वोट बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। नंबर 2 अगर बात की जाए तो जगदीश देवड़ा जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो कहीं ना कहीं पिछड़ा वोट बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहीं पर अगर बात की जाए तो दूसरे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला बनाए गए थे, यानी कि कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो ब्राह्मण और जनरल वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व जो है वो राजेंद्र शुक्ला कर रहे थे उस समय पे। यानी कि वो तमाम समीकरणों को पहले ही पार्टी लगातार साधती हुई दिखाई दी है। इसका एक उदाहरण ये भी है कि सत्ता और संगठन के अंदर जब पार्टी नेतृत्व देती है तो एक तरफ हम लगातार ये देख रहे हैं कि चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या डॉक्टर मोहन यादव हो, ओबीसी चेहरा जो है वो सरकार का चेहरा बनता दिखाई देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार प्रखर हमारे सहयोगी न्यूज रूम से बने हुए थे जिन्होंने तमाम अपडेट्स दिए मोहन यादव के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हर समीकरण को साधने की कोशिश करेगी इस बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव के नेतृत्व में। लेकिन देखना ये होगा कि जब इसका विस्तार होगा तो किसके कंधों पर, किसके हाथों में कौन से विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि रामनिवास रावत को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी इसके जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं सामने नजर आएगी जब विस्तार होगा। लेकिन देखना यह होगा कि जब उनको शपथ ग्रहण के बाद, उनको शपथ दिलाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मंत्रिमंडल नहीं है, कोई विभाग नहीं मिला जब उनको देने के लिए, तो इसके बाद सियासत तेज हो गई। खास करके जो वरिष्ठ नेता हैं, जो वरिष्ठ विधायक हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में शामिल थे लेकिन अब मोहन कैबिनेट मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद ये सियासत तेज हुई। और उनका भी कहना है कि आखिर क्या मजबूरी है या भारतीय जनता पार्टी की मंजूरी है इन तमाम नेताओं के नामों पर मुहर लगाने की। अब देखना होगा ये जब विस्तार होगा तो किसके कंधों पर, किसके हाथों में कौन से विभाग की चाबी दी जाती है।